Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. This is the third video of unit Determination of Income and Employment. This unit is a very heavyweight unit, 12 marks unit, the heaviest in macroeconomics. Listen to each of the lecture with apt attention. This is the third lecture. इसको अच्छी तरह समझने के लिए पहले दो lectures जरूर सुन लीजिए, तभी you will be able to make the best of it. Okay, so let's start. In this lecture, we'll cover definition of saving, saving equation, saving function definition, types of saving functions, APS, MPS, relationship between APC, APS, MPC, MPS, types of investment, ex ante and ex post savings and investment. चलो भाई, अब saving क्या होता है? Saving वो होता है जो मैंने income में से बचा लिया ना, तो saving is that part of income which is not consumed. जो मैंने नहीं खाया वो मेरी सेविंग है. 1000 रुपए मैं कमा रही थी, मैं मतलब मेरी इकोनॉमी 1000 रुपए कमा रही है, उसमें से 800 रुपीस की कंजम्पशन कर ली, तो सेविंग कितनी हुई? 200. अब सेविंग की इक्वेशन क्या है? आपको कंजम्पशन की इक्वेशन याद है? कंजम्पशन इज ए प्लस बी वाई. ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम. जीरो लेवल पर भी ये कंजम्पशन एग्जिस्ट करती थी. ध्यान करिए, अगर आप जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पे भी कोई कंजम्पशन कर रहे हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी, तो इसका मतलब आप जरूर डिससेव कर रहे होगे. ओके, तो नाउ लेट्स लुक एट द सेविंग इक्वेशन. अब ये रही कंजम्पशन. अब मैंने इनकम में से कंजम्पशन माइनस करी तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी. तो देखिए भाई, जब मैंने इनकम में से ये माइनस करी कंजम्पशन की इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस है. ये आ गया माइनस है. फिर y, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वाई. वाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस बी वाई. तो अब मेरी सेविंग की इक्वेशन क्या बनी? माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई. माइनस ए क्या है? डिस सेविंग्स, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन है. 1 माइनस बी क्या है? एमपीएस. यहाँ पे ये एमपीसी था, ये यहाँ पे एमपीएस है. और वाई क्या है? लेवल ऑफ इनकम है. तो आइए फिर सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. सेविंग फंक्शन एक इक्वेशन होती है जो ये दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. अब दो तरीके से हम इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं. एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिखाता है कि मैं इनकम में से कितनी सेविंग कर रही हूँ. It shows the ratio of aggregate savings to aggregate income. हर बार इनकम में से कितनी सेविंग हुई. It determines the proportion of income that is saved. अब देखिए, जो वैल्यू ऑफ एपीएस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है. क्यों इंक्रीज करती है? याद करिए, सेकेंड वीडियो में आपने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज इन योर इनकम है वो ज्यादा है रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन से. याद आया? और ऐसा क्यों था? बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे आपकी ज्यादातर नीड्स पूरी होती चली जा रही हैं. तो जब ज्यादातर नीड्स पूरी होती चली जा रही हैं तो जो आपका कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर है वो कम होता चला जा रहा है प्रोपोर्शनेटली. तो भाई इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन उतनी बढ़ नहीं रही है, तो फिर क्या बढ़ रहा है? सेविंग बढ़ रहा है. इसीलिए एपीएस इनकम बढ़ने के संग कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है? 1 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई इक्वेशन क्या है? सेविंग बाय इनकम. क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी सारी की सारी इनकम को सेव कर दो? नॉट पॉसिबल. ऑटोनोमस कंजम्पशन तो रहेगी रहेगी. इसीलिए एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता है. इट कैन बी नियर 1. Okay, it can be near 1 but never 1 because autonomous consumption always exists. Therefore, never all the income can be saved. मेरा आपको सजेशन है, हाँ वीडियो पॉज कर करके इसके नोट्स बनाइए इसी स्लाइड्स में से. दे विल गेट यू वेरी गुड मार्क्स. ओके, अब आइए भाई, एपीएस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होती है. क्यों नेगेटिव होती है? जब आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन कर रहे हो, यानी कि आप बिना इनकम के ही कंजम्पशन कर रहे हो, तो फिर आपका जो एपीएस है वो तो नेगेटिव होगा ही ना. सो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एग्जिस्ट लीडिंग टू डिस सेविंग्स. एपीएस कैन बी नेगेटिव, जीरो
और पॉजिटिव पॉजिटिव कब होगी? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, तब वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज द रेट एट विच सेविंग चेंजेस एज इनकम चेंजेस। अब इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो मेरी इनकम चेंज हुई है ना, उसमें से मैंने कितना सेव कर लिया, ये एमपीएस दिखाता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब देखिए एमपीएस क्या डिटरमिन करेगा? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। भाई स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। वाई बिकॉज बेस वाई है और जो परपेंडिकुलर है वो सेविंग दिखा रहा है वाई एक्सिस पर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? 0। मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों होती है? मैंने अपनी चेंज इनकम में से सब कुछ ही सेव कर डाला, हु कैन स्टॉप मी? मिनिमम वैल्यू 0 क्यों होती है? मैंने अपनी जो चेंज इनकम है उसमें से कुछ नहीं सेव करा, 0 आ गया। अब ध्यान किस बात का करना है? एमपीएस कांस्टेंट भी हो सकता है, एमपीएस इंक्रीज भी कर सकता है। जब भी एमपीएस कांस्टेंट होगा तो जो सेविंग कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, और एमपीएस इंक्रीज तो रियल लाइफ में होता ही है। व्हाई? बिकॉज एज द इनकम विल इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ सेविंग विल बी ग्रेटर। ओके, अब आइए भाई रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है दैट एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1? देखो बेटे, अगर मेरे पास एक इनकम है तो या तो मैं उसको कंज्यूम करूंगी या सेव करूंगी, ठीक है? अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई, देखो मैंने डिवाइड कर दिया, तो सी बाय वाई क्या होता है? एपीसी। एस बाय वाई क्या होता है? एपीएस। वाई से वाई कट गया, 1। तो यानी कि जो भी मेरे पास इनकम है, अगर 1 रुपये की इनकम है तो उसका प्रोपोर्शन मैं थोड़ा सा खा लूंगी और थोड़ा सा बचा लूंगी, इसीलिए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अब आइए भाई एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। वाई? जब भी मेरी इनकम चेंज हुई तो चेंज इनकम विल गो वेयर? इधर इन कंजम्पशन और सेविंग। So delta y is equal to delta c plus delta y, delta s, dividing both side by delta y। देखो भाई delta c by delta y क्या होगा? MPC। delta s by delta y क्या होगा? MPS। आ गया 1। Is it clear? अब आइए भाई टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इंड्यूस्ड का मतलब विच विल डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ इनकम। और जो इनकम पे डिपेंड करेगी उसका कैसा रिलेशन होगा इनकम के संग? पॉजिटिव। जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। और ऑटोनोमस कैसा होगा? इनकम हो ना हो, हर इकोनॉमी में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आएगी ही आएगी, जिससे आपकी कंट्री चलेगी, जिससे आपकी इकोनॉमी चलेगी। अब जरा इसका कर्व देख लो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। कंट्री में कुछ अर्निंग्स नहीं है तब भी ये वाली इन्वेस्टमेंट तो थी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तब भी वो इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आइए भाई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय द नेम एक्स एंटे एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड। तो जो अभी मेरी सेविंग और जो मेरी अभी इन्वेस्टमेंट मैंने पढ़ी है, ये प्लान्ड भी हो सकती है और ये एक्चुअल भी हो सकती है। मैं प्लानिंग कर रही हूँ 50 करोड़ सेव करने की, बिजनेसमैन प्लानिंग कर रहा है 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का। तो जब हाउस होल्ड की सेविंग या बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये एक एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है। ओके, जब आपने बजट पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि बजट एक एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एवरी कॉन्सेप्ट इज एक्स एंटे। एग्रीगेट डिमांड आई टोल्ड यू इज एक्स एंटे, एग्रीगेट सप्लाई इज एक्स एंटे। तो एक्स एंटे का मतलब होता है कि ये सब प्लानिंग है, इसमें एक्चुअल कुछ नहीं है। तो एक्स एंटे रेफर्स टू द अमाउंट विच सेवर्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, और ex ante investment refers to amount which the investors plan to invest at different levels of income in an economy। तो सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो जो सेविंग करने की प्लानिंग हो रही है उसको एक्स एंटे सेविंग बोल दी, और जो इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग हो रही है उसको एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोल दिया।
अब ये तो थी प्लानिंग। प्लानिंग के बाद कुछ एक्चुअल भी तो हुआ होगा, तो उसी को बोल देते हैं रियलाइज्ड एक्सपोज्ड। तो जितनी सेविंग्स मैंने एक्चुअली में करी उसको बोलते हैं एक्सपोज सेविंग्स। जितनी इन्वेस्टमेंट फर्म्स या प्रोड्यूसर ने एक्चुअली में करी उसको बोल देते हैं एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपोज्ड सेविंग रेफर्स टू actual savings in an economy during year. Exposed investment refers to actual investment in an economy during a year. I hope all these concepts are clear to you. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, मेरा सजेशन है आप ये 3-4 बार वीडियो सुनो, आपको डेफिनेट समझ में आएगा। और अगर उसके बाद भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल रिवर्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल माय वीडियोस so that I continuously come with new videos for your benefit. Okay, happy learning with Bhargav ma'am.